जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री। क्लास 10th हिस्ट्री में हम लोग देखने वाले आज सब्जेक्टिव यानी कि क्वेश्चन आंसर, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव आपको पिछले वीडियो में करा दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप सर्च मारिए यूट्यूब पर, एसकेएसआर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 हिस्ट्री पहला लेसन का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो उसमें हमने पहला क्वेश्चन आपका जो दिया गया वो 20 से दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें हमने 20 से लिखा। क्वेश्चन ये है कि वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था। क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था। आंसर देखिए दोस्तों, पहला है इसका, तो वियना कांग्रेस जो थे जो कि 1815 इसमें स्थापना हुआ था। हमने इसका ऑब्जेक्टिव दे दिया है क्लास मतलब यूट्यूब चैनल पे, अगर आप नहीं देखें वीडियो तो देख सकते हैं। टोटल लगभग में 70 ऑब्जेक्टिव होगा इसका पहला लेसन का। तो वियना कांग्रेस 1915 में हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य देखिए क्या था। इसका था पहला, यूरोप में शांति संतुलन स्थापित करना। पहला क्या था कि हम यूरोप में क्या करना चाहते हैं, शांति संतुलन स्थापित करना चाहते हैं। दूसरा उद्देश्य था इनका जी कि यूरोप में पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना, यानी यूरोप में पहले की जो व्यवस्था चलती थी, यानी कि राजा बनेगा, उसका बेटा ही वहां का अधिकारी बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, मतलब कि एक राजशाही जो शासन चलता था, पुरातन व्यवस्था वही स्थापित करना चाहते कौन, वियना कांग्रेस। और तीसरा था यूरोप में गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध करें, यानी कि यूरोप में हम सत्ता की बागडोर जनता के हाथों में बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। तो यूरोप में गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध करना चाहते हैं। ये किसका उद्देश्य था, तो वियना कांग्रेस का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं हम लोग किताब के क्वेश्चन आंसर में अति में। ठीक है, पहला लेसन का अति है और उसमें पहला क्वेश्चन जो कि पूरा इंपोर्टेंट, आप इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, हमने इसका 2 परिभाषा लिखा, आपको जो अच्छा लगे वो याद कीजिएगा। पहला, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं को त्याग करके, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं को त्याग करके देश के प्रति सोचता है, उसे राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, राष्ट्रवाद कहलाता है। तो ये एक परिभाषा। आप दूसरा परिभाषा याद कर सकते हैं कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता के वाहक बनती है। ये 2 परिभाषा आपको जो याद करे, अच्छा लगे वो याद कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मेजनी कौन था। पहला लेसन हिस्ट्री का मतलब हर लेसन का आपका, अगर हम देखो सोशल साइंस के पेपर, तो हर बुक का पहला लेसन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, दीर्घ या फिर अति लघु या फिर ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्वेश्चन है मेजनी कौन था। तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम था तथा इटली के एकीकरण में मेजनी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये था मेजनी कौन था। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपका दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी का जो एकीकरण नहीं हो रहा था, इसका क्या कारण था, उसकी बाधाएं क्या थी। तो आंसर है दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला था कि जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त यानी कि बटा हुआ था। अब बताइए, कोई देश इतना राज्यों में बटा, उसको एक साथ करना बड़ा मुश्किल है, तो ये बाधा हो रही थी। दूसरा कि जर्मनी में सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक विषमताएं मौजूद थी, यानी कि वहां सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक तीनों तरह की विषमताएं मौजूद थे। मतलब आधी जनसंख्या अलग धर्म के रहते थे और आधी जनसंख्या अलग धर्म के रहते थे, तो ये भी दिक्कत होता था। कहाँ से, जर्मनी में। तीसरा था बाधा कि उत्तर जर्मनी में जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म की संख्या अधिक थी, तो वह दक्षिण जर्मनी में कैथोलिक धर्म की संख्या अधिक थी, यानी उत्तर में अधिक धर्म को मानने वाली जनसंख्या अधिक थी, तो जर्मनी में अलग धर्म को मानने वाली जनसंख्या अधिक थी, इसलिए दोनों मतभेद था, इसलिए जर्मनी बाधाएं यही था। ठीक है, और जर्मनी एकीकरण नहीं हो पा रहा था, तो ये थी जर्मनी एकीकरण बाधाएं। के बाद क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग क्या है, तो आंसर देखिए दोस्तों कि नेपोलियन के पतन के बाद, नेपोलियन का पतन दोस्तों 1814 ईस्वी में हुआ था। अब वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो नेपोलियन के पतन यानी समाप्त, खत्म, पतन तो खत्म। तो नेपोलियन के समाप्त के बाद एक नए युग की, यानी कि यूरोप में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे मेटरनिक युग कहा जाता है। इस युग का काल 1815 से 1848 था, यानी कि वियना कांग्रेस की जो स्थापना किया दोस्तों वो मेटरनिक ने ही किया था।
किसने किया था? मेटरनिक ने। तो नेपोलियन के समाप्त के बाद यूरोप में एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे नेपोलियन युग कहा जाता है और इस युग का काल 1815 से 1848 तक था। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका 4 जो कि अति का क्वेश्चन था। और आगे दोस्तों आपका लघु क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं इसको भी। तो आपका लघु का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? क्या कारण था? तो आंसर है दोस्तों 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला था कि लुई फिलिप के द्वारा गीजो को प्रधानमंत्री बनाया जाना। किसके द्वारा? तो पहला लुई फिलिप के द्वारा गीजो को प्रधानमंत्री बनाया जाना, पहला कारण ये था फ्रांसीसी क्रांति के। दूसरा था कि गीजो के पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, मतलब कि गीजो को जो प्रधानमंत्री बनाया गया था फ्रांस का, तो उसके कोई प्रकार का सुधारात्मक कार्य था, मतलब वो जनता के बारे में सोचता ही नहीं था, इसलिए क्रांति हुआ। तीसरा कि सुधारवादियों के द्वारा पेरिस में थियर्स के नेतृत्व एक विशाल भोज का नेतृत्व करना था, यानी कि जो सुधारवादी थे वे पेरिस में थियर्स यानी कि ये गीजो और उनके पार्टियों के विरोध में एक विशाल भोज का आयोजन करना था। अब इसमें अधिक जनसंख्या वाले लोग जुटने वाले थे, इसलिए क्रांति की संभावना वहां पर फ्रांस में हो गए थे। फ्रांस की राजधानी पेरिस दोस्तों। और चौथा कि गीजो के शासन काल में देश में भूखमरी तथा बेरोजगारी व्याप्त होगा। चौथा यही कारण था कि गीजो के शासन काल में ही देश में भूखमरी तथा क्या हो गई थी? बेरोजगारी व्याप्त हो गई थी। तो ये 4 कारण थे 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के। ठीक है दोस्तों, आपका दूसरा नंबर का लघु क्वेश्चन है दोस्तों कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्या हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो आंसर है दोस्तों कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी ऑस्ट्रिया था। क्या देखिएगा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी ऑस्ट्रिया, यानी कि ऑस्ट्रिया ही नहीं चाहता था इटली का भी एकीकरण हो और जर्मनी का एकीकरण दोनों मेरे अधीन हो। बोला कि इसीलिए ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों ऑस्ट्रिया, ठीक है, इसलिए ऑस्ट्रिया को पराजित, यूरोप का देश, ऑस्ट्रिया को पराजित किए बिना इटली एवं जर्मनी का एकीकरण असंभव था। अतः ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए काउंट काबूल ने फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके कारण 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सेडोवा में युद्ध हुआ। कहाँ दोस्तों? याद रखिए, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच कहाँ युद्ध हुआ? सेडोवा में 1866 में, और प्रसा के बीच सेडोन में युद्ध हुआ। और इस प्रकार ऑस्ट्रिया का इटली तथा जर्मन क्षेत्रों से प्रवास समाप्त हो गया तथा इटली एवं जर्मनी के एकीकरण तथा इटली एवं जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में क्या उभर कर सामने है? कौन? इटली एवं जर्मनी। ठीक है दोस्तों, तो ये था इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक था? यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिए। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। नेपोलियन के आक्रमणों ने यूरोप में नवयुग का संदेश पहुंचाया। नेपोलियन के आक्रमण यूरोप में, कहा दोस्तों? तो यूरोप में नवयुग का संदेश पहुंचाया तथा इटली एवं जर्मनी को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का मार्ग क्या होगा दोस्तों? आसान हो गया। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे, याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? एक नाविक थे। उसने इटली के एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की एक सशस्त्र सेना तैयार की और इटली के 2 प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण भी किए और वह गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। गैरिबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर इमैनुअल के द्वारा दिया गया, लेकिन गैरिबाल्डी ने इसे क्या कर दिया? वो स्वीकार कर दिया और अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर एक साधारण किसान के भांति जीवन जीने को क्या गए? अग्रसित हो गए, यानी अग्रसर हो गए। कौन? गैरिबाल्डी दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका लघु का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका लघु का दोस्तों कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे?
तो आंसर है दोस्तों इसका कि विलियम प्रथम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था, मतलब वो राष्ट्रवाद के साथ रहता था हमेशा। विलियम प्रथम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति का हवा तेज हो गई। साथ ही साथ आधारभूत संविधान में भी काफी क्या हुआ, सुधार हुआ, जिससे जर्मन राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया गए तेज हो गया। और विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः उसने रक्त और लौ की नीति का अवलंबन करते हुए, तो रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था, किसने, बिस्मार्क ने अवलंबन करते हुए जर्मनी में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी, जिससे जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। अतः बिस्मार्क को विलियम प्रथम का समर्थन नहीं मिलता, तो जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए क्या था दोस्तों, वो संभव था। तो ये था आपका लघु क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका लघु और अति और बीच का भी क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं इसका दीर्घ का भी क्वेश्चन आंसर तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और सोशल साइंस का आप जितना भी क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, चाहे हिंदी हो, उसके बाद आपका संस्कृत का हो, या फिर हिस्ट्री का हो, या फिर ज्योग्राफी का, या फिर मतलब जिससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको क्वेश्चन आंसर किसी भी विषय के क्लास 10 में आपको जरूर देंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।